नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 13 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसे दूंगा जो आपके एग्जाम में ही मिलेगा, तो कृपया एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुने। और दोस्तों जो मैंने कल शाम को ही बताया है कि भाई पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका देवमाली और महेंद्रगिरी को छोड़ के जिंदगरहा हो गया है और जिंदगरहा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो अंदाजा तो आ ही जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है। अब देखिए वहां पे 4 चीज दिया गया था, तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये तो आपके 7वीं अनुसूची में शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन तीनों सूचियों पे कानून बनाने का अधिकार किसके किसके पास होता है, तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज सूची पे राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन राज्य सूची जो है विशेष परिस्थिति में संघ भी इस पे कानून बनाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, ठीक है। उसके बाद 4 जो है जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा वर्तमान में 22 भाग है जो आपके 25 भागों में विभक्त हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि तमिल नव वर्ष जो है इस पे आधारित कौन सा त्योहार मनाया जाता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं भैया कि तमिलनाडु का एक तो आप जलीकट्टू त्योहार रख लो, एक आपका पोंगल त्योहार रख लो, और इसका जो नव वर्ष होता है उसे पोथांदू कहा जाता है, पोथांदो। तो पोथांदो जो है इसका नव वर्ष है तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है, पोथांदो। अगला एक प्रश्न पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नया क्वेश्चन नहीं है, जीडी में भी पूछा गया था। तो ये आपका अरुंधति राय का है ना। अरुंधति राय भारतीय मूल के ही लेखिका है, इनके द्वारा लिखा गया है। अगला एक प्रश्न जिसकी चर्चा मैंने फिर से बता रहा हूं कि कल शाम को किया था, पलासी के युद्ध का और बक्सर के युद्ध का, तालीकोटा का युद्ध का और पानीपत के तीनों लड़ाई सबकी एक साथ समझाए थे किसके किसके बीच हुआ, कौन हारा कौन जीता कब हुआ। इसीलिए मैं जो क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन बताए हुए टकरा गए, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बिंदु आप कम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि पीडीएफ तो मैं पहले वाला भी दे दूंगा, तो उसमें तो ऑलरेडी छपे हुए हैं। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी थी, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला था बंगाल के नवाब। हार हो गई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में सर्वप्रथम गवर्नर कहा जाता था। इसके बाद बंगाल के गवर्नर बने आपका कौन, वारेन हैंगस्टस, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर के बाद इंडिया स्तर पे गवर्नर कहे जाने लगे कि भाई भारत का गवर्नर है। इसके बाद वायसराय बन गया आपका लॉर्ड कैनिंग 1857 में, ठीक है। और जो इंडिया स्तर पे जो गवर्नर बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। तो सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक क्रम में पढ़ाई कीजिए, आपको जो है कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में धोखा नहीं देगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये तो पलासी का युद्ध हो गया, ये भी बताया था कि पलासी कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। साथ ही साथ कल ही मैंने बताया कि बाड़ीवास का युद्ध भी, आपको और बच्चा सोचेगा जो नया है कहां बताते हो सर, तो 4 वीडियो देख लेना, कल से और आज तक की मैंने 4 प्रैक्टिस सेट की वीडियो डाली है। कल भी एग्जाम नहीं थी और परसों भी नहीं, तो परसों भी 2 वीडियो और कल भी 2 वीडियो दिया था। ये चारों वीडियो से अगर 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए ना तो मुझे बता देना, ठीक है। तो बाड़ीवास का युद्ध भी बताया था मैंने कि बाड़ीवास का युद्ध इंपोर्टेंट है, एसएससी ज्यादा पूछता है। 1760 ईस्वी में हुआ है फ्रांसीसी और इंग्लिशमैन के साथ, यानी अंग्रेज के साथ। इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। और बाड़ीवास कहाँ है ये भी बताया था, तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसी फॉर्म में एक और युद्ध आपका बक्सर का युद्ध बच जाता है। बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना थे, आपका अवध का नवाब, मुगल शासक और बंगाल का नवाब, और इधर से अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। हेक्टर मुनरो थे, फिर भी अंग्रेज की ही जीत हुई थी, ठीक है। तो ये थे आपके बक्सर के युद्ध की बात। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि बालू जो हवा होती है ना, तेज हवा के चलते जो बालू की सूक्ष्म कण जो एक जगह से दूसरे जगह जाके इस प्रकार से जो है टीला जैसे बना देते हैं, तो उस बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, तो भाई उसे बालू का स्तूप ही कहा जाता है हिंदी में। अगर इससे भी टेढ़ा हिंदी में जाएंगे तो इसे टिब्बा कहा जाता है, टिब्बा, डिब्बा नहीं टिब्बा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, इसे राइट आंसर करके आना था। जिस प्रकार से आप लोइस वगैरह का नाम भी सुने होंगे, है ना, लोइस वगैरह का। तो इसी
फॉर्म में ये क्वेश्चन है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कल ही बात किया था। इसमें से जो है मुझे यहाँ पे 16-17 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपको हमको लग रहा है 9 क्वेश्चन जो है मैंने कल से, परसों से कल तक में ही बताया है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगढ़ा, और मैंने ये भी कहा था कि भाई इस प्रकार से लिखा जाता है जिंदगढ़ा। ठीक है, कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है इसीलिए ये जो है थोड़ा सा जिंदग्राह लिखा है, जिंदगढ़ा होता है। ठीक है, और ये जो आपका उड़ीसा में है ना। और ये भी बताया था कि भाई उड़ीसा में और क्या क्या चीज़ है, महेंद्रगिरी का पर्वत है, गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है, वो भी ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति पाई जाती है ना, सभी उड़ीसा में है। गोटीपुआ नृत्य होता है, नौखाई त्योहार होता है, घुमरा डांस होता है, इसके अलावा भित्ति चित्र होती है, छौ नृत्य होती है, कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, उत्कल तट उड़ीसा में है। ये सभी बात उड़ीसा के रिगार्ड में है। चिल्का झील जो इंडिया के सबसे बड़ी लगून झील है उड़ीसा में है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है, ऐसे फ्लो में निकलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है, लल्लू सा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ष महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको खाली महिला दिवस लिखे तो आपको इंटरनेशनल वाली मारनी है, क्योंकि इंडिया ही खाली नहीं है, विश्व में बहुत सारे देश है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की महिला दिवस पूछेगा तो उसके पार्टिकुलर लिखेगा कि भाई प्रतिवर्ष भारतीय या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस कब पूछा जाता है। ठीक है, तो 8 मार्च राइट आंसर था। और इस बार जो महिला दिवस मनाया गया था उस अवसर पे राष्ट्रपति 29 महिलाओं को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन किसी कोने में रख लो कि 2022 में महिला दिवस के अवसर पे कितने महिलाओं को जो है सम्मान दिए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा। 2022 में की बात मैं बता रहा हूं, रामनाथ कोविंद साहब थे उस समय। ठीक है, तो 29 महिलाओं को दिया गया था। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को इलेक्टर यानी मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। हाँ, 23 जनवरी भी इंपॉर्टेंट छूट रहा है भाई, पराक्रम दिवस मनाए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 23 जनवरी। राइट, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय राष्ट्रपति का जन्म जो है आजादी के बाद हुआ था। देखिए, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सभी गुलाम भारत में जन्म लिए थे, यानी उस समय हम गुलाम हुआ करते थे। लेकिन जो आजादी के बाद जो जन्म लिए हैं ये 64 वर्षीय महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति जो है आपका द्रौपदी मुर्मू साहिबा का जन्म जो है आजादी के बाद हुआ है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य में एज ए गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके हैं, तो झारखंड राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं आपका द्रौपदी मुर्मू साहिबा। ठीक है, इसके अलावा ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी भारतीय महिला राष्ट्रपति है। पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति है, चलिए बता देते हैं, प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, और राजस्थान में गवर्नर के पोस्ट को संभाल चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल के लिए इलेक्ट हुए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी कहेगा टेम्पोररी तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा, आप परमानेंट कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा राष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 52 है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ये आर्टिकल 61 है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है अनुच्छेद 123 से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये आर्टिकल 72 से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाएं। मैं आपका टाइम किल नहीं करना चाहता हूं, आप जो है इसी वे में पढ़ना सीखिए। वैसे मैं अभी धीरे हो गया हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा फास्ट में पहले पढ़ाता था, है ना। अब तो मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं। और दूसरी बात रहती है कि थोड़ा सा अपनी मजबूरी भी रहती है कि मैं जिस स्थिति में आपको वीडियो बना के देता हूं शायद कोई और नहीं करेगा, है ना। ठीक है, बताएंगे कभी फुर्सत से। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कौन से कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। देखिए, अक्टूबर 2022 है जी, ठीक है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उज्जैन स्थित महाकालेश्वर बाबा के कॉरिडोर को जो है आपका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, उज्जैन में भी आपका जो है कुंभ मेला लगता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्योंकि परसों के दिन जो है जबलपुर किस नदी के किनारे है पूछा गया था। तो उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, क्षिप्रा। इसके अलावा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। आज DRDO में भी खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा गया है कि विजेता कौन थे, तो महाराष्ट्र से पिछले वाले का, है ना। तो ये चौथा खेलो इंडिया गेम हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। अब 5वां खेलो इंडिया गेम 2023 में ही संपन्न हुआ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। भोपाल के 6 शहर, मध्य प्रदेश के 6 शहरों में हुआ है। और ये तात्या
तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ जो मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये 2018 के अंदर नई दिल्ली में कराया गया था, ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में जो है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। इस सब का जो छोटे छोटे फुल फॉर्म है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आजकल जो ई आता है ना भाई, कोई भी चीज जो है जैसे ई फाइल आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, ई रुपये आ गया है, तो ऐसे फॉर्म में जो भी आपका फुल फॉर्म है उसे देख लिया कीजिए। उसे देख लिएंगे तो आसान रहेगा आने वाले एग्जाम्स में। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, तो ये आपका बांसुरी से संबंधित है। साथ ही साथ मैंने पहले ही बता रखा है जो भी वाद्य वादन यंत्र है उससे काफी सारे क्वेश्चन अभी आना स्टार्ट हो गया है। इससे पहले एग्जाम में नहीं पूछा गया था लेकिन आज पूछा गया है। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया के साथ साथ पन्नालाल घोष, एन लीला, ये सभी बांसुरी से संबंधित है। इसके अलावा पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है जिसे 2001 में जो है भारत रत्न दिया गया था। जैसे कि इससे पहले 2014 में किसे भारत रत्न मिला था, पूछा गया था सचिन तेंदुलकर को। असद अली खान ये जो है बीना से संबंधित है। 2 करोड़ बार पूछा गया एग्जाम में। बीना सबसे पुराने शास्त्रीय वाद्य यंत्र है जो महारानी सरस्वती का जो है वाद्य यंत्र है, ठीक है, माता सरस्वती का। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होते हैं। विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मराठा शासक कौन है। देखिए मराठा शासक में ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि मराठा शासक जो है जैसे बाजीराव बालाजी विश्वनाथ, सदाशिवराव भाऊ आपका, इसके अलावा दादा कोंडोदे, इसके अलावा ये शिवाजी इनके संस्थापक ही हैं। तो ये सब जो है ना मराठा शासक हैं, है ना। इसके अलावा तात्या टोपे भी मराठा में ही आ जाएगा। जी हाँ, तात्या टोपे भी आ जाएगा मराठा में, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नहीं रहता है तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि इसरो ने हाल ही में किस देश के कंपनी स्पेस एक्सपो के साथ जो है करार किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कंपनी है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, साथ ही साथ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको एनालिसिस के साथ साथ एक जीके जीएस की एक अच्छी लाइन आपको मैं दे सकूं और आप मेरे साथ जो है अपने टारगेट को जो है टारगेट कर सको। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।